हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। तो भाई सबसे पहले तो कमेंट्स में लिखेंगे कि जो सीरीज हमने करंट अफेयर्स की चला रखी है आपके लिए, वो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, एक बार कमेंट्स में आप लिखेंगे कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक, फिर हम शुरू करते हैं आज के हमारे आर्टिकल्स। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, इतने कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आज के, आप इनको रेटिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जब आप इनसे नोट्स बनाए तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी, आप इनको रेटिंग दिया करें। जैसे 1 2 3 स्टार हो दे दिए किसी आर्टिकल को, तो इसका मतलब है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि भाई इसको आपने ज्यादा रेटिंग्स दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करने बैठोगे। ठीक, तो ये आपको कैसे पता चलता है, अच्छा कौन सा आर्टिकल को कितनी रेटिंग देनी है, ये बता देता है। उस आर्टिकल की नेचर आपको बता देती है कि ये किस तरह का है, यहाँ से कौन से सवाल बन सकते हैं। अब जैसे ये आर्टिकल देखो, भारत ने बॉर्डर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के हेतु 45,000 करोड़ के रेलवे विस्तार की योजना बनाई है। ठीक है, अब ये योजना क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, ये आपको नहीं पढ़नी है, आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि एक ऐसी योजना ही है, इसका बजट कितना रखा गया, इस योजना का बजट कितना रखा गया है, ये योजना ये योजना कौन संचालित करेगा। ठीक है, यानी कौन सा मंत्रालय इस योजना को देखेगा, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक, तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है। ठीक है, फिर आपका उद्देश्य पूछ लेगा कि ये जो योजना लगाई गई है, ये योजना कहाँ के लिए है। अब देखें आप, बॉर्डर कनेक्टिविटी बताया है इसमें, तो बॉर्डर कनेक्टिविटी कौन कौन से बॉर्डर को इसमें कवर किया गया है आपको ये पता होना चाहिए। तो कौन सा बॉर्डर इसमें कवर है, चीन का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। भारत सरकार चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ देश की सीमाओं पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 45,000 करोड़ की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की योजना बना रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी को मजबूत करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है और सिविलियन कनेक्टिविटी में सुधार करना है, और सेंसिटिव बॉर्डर इलाकों में डिफेंस कर्मियों और इक्विपमेंट की तेज मूवमेंट में मदद करना है। अब आप सोचे कि एक ऐसा एरिया है, ठीक है, एक ऐसा एरिया है, आप यही ले लें। ठीक है, क्योंकि इसमें चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला एरिया शामिल है, तो आप यहाँ वाला एरिया ले लें। अब ये एरिया जो है, ये बहुत एकदम रिमोट एरिया है। ठीक है, अब ये बहुत एक रिमोट एरिया है। अब अगर यहाँ पर आ जाती है आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इधर तक आ जाती है, तो यहाँ ऐसी कनेक्टिविटी हमारी होनी चाहिए कि हमारी मोबिलिटी बहुत फास्ट हो, ताकि हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री और अदर इक्विपमेंट यहाँ पर भेज सके। तो इसको बोलते हैं मोबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इक्विपमेंट की तेज मूवमेंट करना या मोबिलिटी को बढ़ावा देना, इसको बोलते हैं। तो इस योजना का मकसद यही है, इस योजना का मकसद आपका यही है कि जो बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर इलाकों में मिलिट्री इक्विपमेंट इन सब की जो तेज मोबिलिटी हो, उसको सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य बिंदु क्या है इसके, भारत इंटरनेशनल बॉर्डर इलाकों में रेलवे प्रोजेक्ट्स में लगभग 45,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है। यह पहल चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के पास रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर फोकस करेगी। बॉर्डर वाले राज्यों में कई नई रेलवे लाइनें और स्ट्रेटेजिक रेलवे लिंक प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, इमरजेंसी के दौरान सैनिकों, मिलिट्री इक्विपमेंट और जरूरी सप्लाई की तेजी से तैनाती को मुमकिन बनाना। ये जो मैं आपको यहाँ पर बताया है, ये जो एग्जाम्पल लेके मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, एक बॉर्डर आपका इधर है बांग्लादेश के साथ में, एक बॉर्डर आपका इधर है चीन के साथ में, और ये वाला बॉर्डर है आपका पाकिस्तान के साथ में। तो इन तीनों बॉर्डर पर जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई जा रही है। ठीक है, ये योजना लाई जा रही है। ठीक है, अब आपको योजना पता चल गई, कितना पैसा इसमें आवंटित किया जाना है वो आपको पता चल गया, 45,000 करोड़। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इस मिनिस्ट्री को कौन देखेगा, ये आप कमेंट्स में बताएंगे खुद ढूंढ करके कि इस जो ये जो योजना लेके आ रहे हैं, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो कौन देखेगा, इसको क्रियान्वित कौन करेगा, ये आपको बताना है। अगला आर्टिकल देखते हैं, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। अब इसमें सब कुछ ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। एक तो आपको पता होना चाहिए, वन लाइनर यहाँ से बनेगा, नशा मुक्त युवा कैंपेन शुरू हुआ है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पीएम मोदी का फोटो लगा है, पीएम मोदी नहीं शुरू किया है। तो यहाँ से आपको बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में युवाओं में नशे की लत से निपटने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू किया, तब आप बताएंगे नशा मुक्त युवा।
ये शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछ ले नशा मुक्त युवा कैंपेन है जो, वो किसने शुरू किया है, तब आप बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए पूरे देश में नशा मुक्त युवा कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का मकसद जागरूकता फैलाना है नशे के बारे में, कि भाई नशा ना करो, नशे से क्या क्या नुकसान होंगे, ठीक है, वो उन सब के बारे में जागरूकता फैलानी है। नशा मुक्त लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना है, यानी ऐसा लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना है जिसमें नशा हो ही ना, उस तरह का लाइफस्टाइल लोगों का हो। और नशे की लत को रोकने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी और सरकारी एजेंसियों की सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इस कैंपेन के तहत काम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा युक्त युवा कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन का मकसद युवाओं में नशे की लत और नशे की लत को रोकना है। ठीक है, जागरूकता, रोकथाम, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन, जो आपके रिहेबिलिटेशन होते हैं या काउंसलिंग होती है। रिहेबिलिटेशन क्या होते हैं, जैसे आप इस तरह के सेंटर्स बना देते हैं जो नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं। रिहेबिलिटेशन, जहां पर नशा छुड़वाया जाता है। ठीक है, संजू मूवी देखी है ना, संजू मूवी रणबीर कपूर की, ठीक है, उसमें वो उसको रिहैब में भेजा जाता है, कहाँ पर, अमेरिका में, नशा छोड़ने के लिए। तो उस तरह के रिहेबिलिटेशन यहाँ पर बनाने जाने की बात हो रही है इस कैंपेन के तहत। इस कैंपेन में स्कूल, कॉलेज, युवा संगठन, एनजीओ और सरकारी डिपार्टमेंट्स सब के सब हिस्सा लेंगे। यह पहल युवाओं में हेल्दी, नशा मुक्त और जिम्मेदार लाइफस्टाइल को बढ़ावा देती है। यह सरकार के बड़े नशा मुक्त भारत अभियान का पूरक है। ठीक है, तो ये कैंपेन था जो शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, नशा मुक्त युवा कैंपेन। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट स्कीम रही है। कौन सी? खेलो इंडिया। कैबिनेट ने 36,441 करोड़ रुपए के खर्च के साथ खेलो इंडिया स्कीम को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ठीक है, ये स्कीम आपकी पहले से चली आ रही थी। अब इसका जो बजट है, इसके बजट में आपको रुपए 36,441 करोड़ और आवंटित किए गए हैं, ताकि ये योजना आगे भी सुचारू रूप से चलाई जा सके। यूनियन कैबिनेट ने 2026-27 से 30-31 तक, यानी लगभग कितना, लगभग 5 साल तक के समय के लिए 36,441 करोड़ रुपए कुल खर्च के साथ खेलो इंडिया स्कीम को बढ़ाने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को ज्यादा मदद देने की मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद जमीनी स्तर के खेलों को मजबूत करना है, युवा टैलेंट की पहचान कम करना है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है और एथलीटों को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयार करना है। अभी आप सबको बताएं कि भाई हमारे हमारे यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर गेम है वो आपका क्रिकेट है। क्रिकेट और क्रिकेटर दोनों मजे में, क्रिकेट और क्रिकेटर दोनों मजे में है। और जो एथलेटिक्स है, बाकी एथलेटिक्स जो गेम है आपके, जैसे रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ठीक है, या अदर इसके अलावा जो अन्य गेम्स हैं, उन पर लोगों का कम रुझान है। तो ये जो खेलो स्कीम शुरू की गई थी, वो इस तरह के जो लोगों में एथलेटिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, रूरल क्षेत्रों में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों से टैलेंट को बाहर निकालने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी, खेलो इंडिया स्कीम। ठीक है, मुख्य बिंदु, कुल खर्च 2026-27 से 31 के लिए इतना करोड़ अभी आपको बताया आवंटित किया गया है। इसमें खेलो इंडिया स्कीम को बढ़ाने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को मदद शामिल है। जमीनी स्तर पर टैलेंट की पहचान करना, जो मैंने अभी आपको बताया। एथलीट डेवलपमेंट इसमें शामिल है, जो भी आपको बताया है। कोचिंग और स्पोर्ट्स इंफ्रा पर भी फोकस इसमें किया जा रहा है इस स्कीम में। इसका मकसद जमीनी स्तर से लेकर टॉप इंटरनेशनल कंपटीशन तक एथलीटों के लिए एक रास्ता बनाना है। खेलो इंडिया के बारे में कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम? तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2017-18 में। मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तहत शुरू की गई थी ये। उद्देश्य क्या था इसका? स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना, भारत के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना, युवा टैलेंट की पहचान करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और इंटरनेशनल कंपटीशन में भारत की परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाना, ये इसका उद्देश्य था। बड़े इवेंट्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, ये सारे अलग अलग गेम्स है जो, ये सब के सब इसमें शामिल हैं। जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है भाई? अगला आर्टिकल क्या है भाई? मोलदीव्स इंडिया फवारा यूपीआई लिंक। अब ये क्या हुआ है भाई? मोलदीव्स के पास में जो अपना उनका पेमेंट सिस्टम है, उसका नाम है फवारा। ठीक है, और जो भारत के पास है, आप सबको पता है, हम यूपीआई यूज करते हैं। हम यूपीआई यूज करते हैं। यूपीआई में फोन पे, भारत पे या पेटीएम, ठीक है, गूगल पे, इस तरह के हम जो इस्तेमाल करते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है? यूपीआई की टेक्नोलॉजी है इसकी।
यूपीआई की टेक्नोलॉजी है इसकी। तो एक इस तरह की डील हुई है फवारा के और यूपीआई के बीच में। ठीक है, फवारा के और यूपीआई के बीच में एक ऐसी डील साइन हुई है। तो ये जो फवारा वाले हैं ना, ये अपना पैसा मालदीव से भारत भेज सकते हैं। मालदीव से भारत भेज सकते हैं पैसा। मालदीव से भारत पैसा भेज सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका दोनों का लिंकेज हो गया है। ठीक है, इन दोनों ने इस तरह की एक जो इनिशिएटिव है उसको शुरू किया है। भारत और मालदीव ने तुरंत क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर के लिए फवारा यूपीआई पेमेंट कॉरिडोर लॉन्च किया है। ठीक है, फवारा से आप यूपीआई में भेज सकते हैं, यूपीआई से फवारा में भेज सकते हैं। यानी अगर मालदीव में आपका कोई रिश्तेदार बैठा है तो आप उसको यहाँ से यूपीआई कर सकते हैं फवारा पे। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मालदीव के किसी बंदे का रिश्तेदार भारत में बैठा है तो उसको फवारा से यूपीआई कर सकता है। ठीक, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक दूसरे से मिला दिया गया है भारत और मालदीव के लिए। भारत और मालदीव ने फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर लॉन्च किया, जिससे मालदीव से भारत में यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट में रियल टाइम मनी ट्रांसफर हो सकेगा। यह पहल डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को मजबूत करती है और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करती है। मालदीव के तुरंत पेमेंट सिस्टम कौन सा है? वहां पर फवारा है, को भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है। इन दोनों को जोड़ दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। मालदीव में लोग अब मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए भारत में यूपीआई में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। यह सर्विस मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च करी है। ठीक है, तो ये आपका एक आर्टिकल था। अगर आ जाए फवारा और यूपीआई लिंक किस किस देशों के बीच में हुआ है, अब आप एक तो लगा देंगे कि यूपीआई तो भारत का है तो भारत के साथ हुआ होगा, लेकिन आपको फवारा भी पता होना चाहिए। फवारा किसका है? फवारा आपका मालदीव्स का है। तो दोनों देशों के जो पेमेंट सिस्टम थे उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसके ऊपर ये आर्टिकल आया था। ठीक है, इसी के ऊपर ये आपका आर्टिकल आया था। आगे देखते हैं। वर्षा अशोक अगलवावे जीएसआई के 176 साल के इतिहास में पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन रही है किसकी? जीएसआई की। जीएसआई क्या है आपका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। क्या है जीएसआई आपका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। सबसे पहले कब बना था ये? 1851 में बना था। ठीक है, 1851 में आपकी जीएसआई की स्थापना हो रही है। अब आप मुझे बताएंगे, जब जीएसआई की स्थापना हुई, जब जीएसआई की स्थापना हुई, इसको आप इतिहास से लिंक करो। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल उस समय भारत में कौन था? ठीक है, जल्दी से बताएंगे, आपके पास 10 सेकंड है। ठीक है, कौन था इस समय गवर्नर जनरल भारत में जब जीएसआई की स्थापना 1851 में हो रही है? जब 1851 में जीएसआई की स्थापना हो रही है, बताएं कौन था उस समय? उस समय था आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत में बड़ा उत्पात मचा रहा था। इसने इस समय भारत में बड़ा उत्पात मचाया हुआ था लॉर्ड डलहौजी ने। कैसे उत्पात मचा हुआ था? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आया था, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गोद निषेध की नीति। यानी जिन भारतीय शासकों के जो देशी रियासतें भारत में उस समय थी, तो उनके जो शासक थे, अगर उनके किसी का पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है, यानी बच्चे तो हैं लेकिन पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस पुत्र उत्तराधिकारी के अभाव में वो बोल देता है कि भाई आप किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अगर आपका कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के राज्य में मिला लिया जाएगा। अब वो ब्रिटिशर्स के तहत हो जाएगा, यानी अब ब्रिटिशर्स उसको हड़प लेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स उसको हड़प लेंगे, यानी अंग्रेज उसको हड़प लेंगे। ठीक, इसी और इसने जो हड़प नीति थी, इसी के तहत एक और राज्य का हड़प किया था। बताएं 1856 में। 1856 में अवध का विलय किया था। आरोप क्या लगाया था अवध का? अवध के पास तो उत्तराधिकारी भी थे। भाई अवध का राजा था, उसने तो लाइन लगा दी थी उत्तराधिकारियों की, उसके तो खूब सारे उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जो नवाब वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह ने तो अंग्रेजों को पकड़ लिया था कि भाई ये अगर मेरा मेल उत्तराधिकारी नहीं है तो ये मेरा राज्य कब्जा लेंगे। ठीक है, तो उसने लाइन लगा दी बहुत सारे उत्तराधिकारियों की, और अंग्रेज भी बहुत चंट थे। अंग्रेजों ने देखा कि भाई नवाब वाजिद अली शाह तो बड़ा रंगीन आदमी है, इसने तो लाइन लगा दी, अब कैसे अडप करें? तो उन्होंने नई स्कीम निकाली अवध के लिए, और उसको बोला कि भाई आपके यहाँ पर बैड गवर्नेंस है। कौन सी गवर्नेंस है? बैड गवर्नेंस है। अगर कोई अंग्रेजों से पूछे भाई पूरे देश में कौन सी गुड गवर्नेंस थी उस समय, इससे ज्यादा बैड गवर्नेंस तो अंग्रेज दे रहे थे। आर्थिक नीतियां, इतनी गंदी गंदी आर्थिक नीतियां लेकर के आ रहे हैं, इतना शोषण कर रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं देश भर में। ठीक है, किसान बोझ तले दबता जा रहा है कर्ज के।
ठीक है, इतने इतना बैड गवर्नेंस अंग्रेजों के टाइम में था। और यानी एक चोर दूसरे चोर के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, ऐसा हो गया ये। ठीक है, यानी एक चोर शरीफ आदमी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि भाई नहीं तू ही चोर है। तो ये 1856 में अवध का विलय भी इसी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया था 1856 में, कुशासन का आरोप लगा करके। फिर मैंने आपको बताया था कि जब 1857 क्रांति हुई तो उसके महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण ये भी था जो अंग्रेजों की हड़प नीति थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जिसने भी मेरी क्लासेस ली है हिस्ट्री वाली, मैंने वहां पर आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में पहली बार बना। जब ये बना तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी आपकी हड़प नीति लेकर के आया था और उसने 1856 में अवध का भी विलय किया था इसी हड़प नीति के तहत, कुशासन का आरोप लगा करके। ठीक है, अब ये जीएसआई जो है आपको बताना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत काम करता है। और जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियो साइंटिफिक स्टडीज, नेशनल हजार्ड असेसमेंट, ये सारे काम करता है आपका जीएसआई। अब आपका जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल ये था कि 176 साल में पहली बार जब 1851 में ये जीएसआई की स्थापना हुई, उसके बाद से पहली बार इस पद पर, इसके लिए जो डायरेक्टर जनरल का पद है इसका, इस पर पहली बार किसी महिला को बैठाया गया है। वर्षा अशोक अगलावे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 176 साल के इतिहास में पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला है। ठीक, उनकी नियुक्ति भारत के सबसे पुराने साइंटिफिक संगठनों में से एक के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और यह देश के साइंटिफिक और टेक्निकल संस्थानों में लीडरशिप पोजीशन पर महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। ठीक है, पहली महिला है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसा नियुक्ति पाने वाली पहली महिला है। आगे चले, कौन सा आर्टिकल है? विली वॉल्श ने इंडिगो के सीईओ के तौर पर कामकाज संभाला। ठीक है, इंडिगो के नए सीईओ अब कौन है? इंडिगो के नए सीईओ अब कौन है? तो विली वॉल्श है। ग्लोबल एविएशन सेक्टर के अनुभवी एग्जीक्यूटिव विली वॉल्श ने पीटर एल्बर्स की जगह इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ का पद आधिकारिक तौर पर संभाल लिया है। ठीक है, तो इसमें आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि इंडिगो के जो नए सीईओ हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे विली वॉल्श का। क्या नाम याद रखेंगे आप? विली वॉल्श का। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आर्टिकल आप देखेंगे, क्या है ये? जापान और अमेरिका ने येन खरीदने के लिए एक दुर्लभ संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। अब ये क्या है? ये थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ठीक है, अब देखिए आप, येन, येन कहाँ की करेंसी है? सबसे पहले येन कहाँ की मुद्रा है भाई? जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। और ये जो येन है इसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा था और ये अपने वर्स्ट वर्स्ट पे थी, डॉलर के अगेंस्ट अपने वर्स्ट पर थी। यानी डॉलर के मुकाबले सबसे बुरा प्रदर्शन कर रही थी। जैसे आज भारत का रुपया है लगभग 90 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अपने इतिहास में सबसे बुरा प्रदर्शन जो रुपया कर रहा है वो अभी कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से जो जापान की मुद्रा है येन, वो भी डॉलर के मुकाबले बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही थी। उसके लिए क्या किया? जापान और अमेरिका, जापान और अमेरिका दोनों सामने आए, जापान और यूएस दोनों सामने आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? अब ये बुरा क्यों वो कर रही थी? क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा था, डॉलर मजबूत हो रहा था और येन कमजोर हो रहा था। ठीक है, येन क्या था आपका? कमजोर था। अब इसको मजबूत कैसे इन्होंने बनाना शुरू किया है, अब आपको वो पता होना चाहिए। मैंने आपको जब भी इकोनॉमी का आपको मैंने बेसिक्स बताया था, इसके पहले इकोनॉमी के मैं आपको बेसिक्स बता रहा था, वहां पर मैंने आपको एक रूल बताया था डिमांड और सप्लाई का, डिमांड और सप्लाई का रूल। क्या होता है ये डिमांड और सप्लाई का रूल? डिमांड और सप्लाई का रूल कहता है कि अगर आपकी डिमांड ज्यादा है और आपकी सप्लाई कम है तो आपके प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो आपके प्राइसेस बढ़ते हैं। अब आप इसकी जगह ले लो एग्जांपल डॉलर का। डॉलर की डिमांड कैसी है? आप सबको पता है पूरी दुनिया में डॉलर की भर भर के डिमांड है, डिमांड ज्यादा है। ठीक है,
और आपको पता है कि डॉलर की सप्लाई तो उतनी नहीं है, अमेरिका डॉलर तो ज्यादा सप्लाई नहीं करता है, तो सप्लाई इसकी सीमित है। अब देखो प्राइसेस ज्यादा है या नहीं, बिल्कुल ज्यादा है प्राइसेस, ठीक है, बिल्कुल इसके प्राइसेस ज्यादा है, ठीक है। अब देखें, जो येन था, येन के साथ में हो रहा था, डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, प्राइसेस कम थे, तो ये डॉलर के मुकाबले कमजोर था ये। अब इन्होंने मिलकर के क्या किया, ये तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, इन्होंने येन खरीदे, येन खरीदे। अगर येन खरीदेंगे तो येन की डिमांड बढ़ेगी, लोग सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत जल्दी इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये लोग सप्लाई को रखेंगे कम, ठीक है, सप्लाई को कम रखेंगे और डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस इनको अच्छे मिलेंगे। तो जो येन अब तक मजबूत जो कमजोर स्थिति में था, वो यहाँ पर आपको मजबूत स्थिति में दिखेगा, मजबूत स्थिति में दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल इसी बारे में, ठीक, ये पूरा आर्टिकल मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है इसमें। जापान और अमेरिका ने विदेशी मुद्रा बाजार में जापानी येन को सहारा देने के लिए एक दुर्लभ और समन्वित हस्तक्षेप की पुष्टि की। जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 40 वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया था। डॉलर के मुकाबले जो येन था पिछले 40 सालों में सबसे लो पर था। दोनों देशों ने मिलकर येन खरीदा और अमेरिकी डॉलर बेचे ताकि अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोका जा सके और वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाई जा सके। जापान ने यह भी संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह विनिमय दर में अनियंत्रित उतार चढ़ाव को रोकने के लिए और भी हस्तक्षेप करने को तैयार है। इस हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, जापानी येन में काफी कमजोरी आई है, जिसके कारण यह है अमेरिका और जापान के बीच ब्याज दरों में बड़ा अंतर, अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों की और वैश्विक पूंजी का आकर्षित होना। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ मैंने ये आर्टिकल इसलिए बताया है क्योंकि आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है, ये जो डॉलर खरीदना बेचना होता है ये कैसे काम करता है और इसका डॉलर का दूसरी करेंसियों पर क्या असर पड़ता है। आपका जो सवाल यहाँ से बनेगा, हाल ही में निम्न दो देशों ने, किन दो देशों ने येन खरीदने का मिला जुला दखल दिया, तो आप बताएंगे जापान और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। जापान तो हो गई क्योंकि येन जापान की मुद्रा है और यूएस उसको सहारा दे रहा है, तो जापान और यूएस। और क्या खेल चला इनके बीच में, वो मैंने आपको बताया, ये खेल चला इनके बीच में, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एक नया बिल लाने वाली है, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026। सरकार लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश करेगी। अब ये क्या था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, एक ऐसा बिल है जो गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस बैंकर्स बुक, यानी इसमें नाम आ रहा है बैंकर्स, यानी बैंक से रिलेटेड कोई बिल होगा। पहले तो आप इसको तोड़ तोड़ के समझा करो। तो यहाँ पर है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। यह बिल 1891 की जगह लेगा, यानी ऐसा ही एक कानून पहले से था 1891 में, उसकी जगह ये बिल लेगा जो औपनिवेशिक काल का कानून था। ये जो 1891 का कानून है, आपको पता है इस समय 1891 में ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है, ठीक है। आप मुझे अब ये बताएंगे 1891 में, 1891 में, ठीक है, एक और कोई बिल ऐसा आया था 1891 में जिसको क्या बोलते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, आयु सहमति अधिनियम, क्या वो भी 1891 में आया था? अगर वो भी 1891 में आया था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, गवर्नर जनरल इस समय वायसराय होगा, क्या होगा, वायसराय, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आया उसके बाद से भारत में जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदल करके क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। तो आपको बताना है वायसराय कौन था इस समय, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट्स में। अब चलते हैं आगे। ये कानून जो था अदालती कार्यवाही में सबूत के तौर पर बैंक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को नियंत्रित करता था, यानी अगर कोई डिजिटल क्राइम हुआ है, अगर बैंक से, यानी बैंक से रिलेटेड अगर कोई क्राइम हुआ है तो जो बैंक के रिकॉर्ड है उसको हम एज ए प्रूफ कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते थे, उसकी इजाजत देता था ये कानून, ठीक है, उसकी इजाजत देता था ये कानून। अब आप सोचो 1891 में क्या यूपीआई था, क्या डिजिटल बैंकिंग थी, नहीं थी, ठीक है, क्या वॉलेट्स थे, नहीं थे।
तो इस तरह की चीजें नहीं थी। तो ये आप खुद सोचो, तो अगर ये नहीं थे तो ये कानून किस चीज को सपोर्ट करेगा? ये कानून सपोर्ट करेगा फिजिकल, जो आपके फिजिकल एविडेंसेस हैं, यानी जो आपके बैंकों के लेजर बुक्स हैं, उन सबको सपोर्ट करेगा, यानी उनको लेकर के आओ। तो आज के अकॉर्डिंग तो नहीं है ये, आज के अकॉर्डिंग तो नहीं है ये। तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो इन्हीं चीजों को लेकर के बदलाव होंगे। ठीक है, इस प्रस्तावित कानून का मकसद कानूनी ढांचों को आधुनिक बनाना, इसके तहत डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता दी जाएगी। कानून को आज के बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाया जाएगा, यानी उस समय जो बैंकिंग के तरीके थे वो आज के तरीके बिल्कुल अलग है। यूपीआई है, डिजिटल बैंकिंग है। ठीक है, ऊपर से अब तो डिजिटल कॉइन भी चल गए हैं, डिजिटल करेंसी भी चल गई है आपकी, सीबीडीटी बोलते हैं जिसको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे भारत की है कौन सी, ई रुपए, ये भारत की क्या है, सीबीडीटी है। ठीक है, तो इन सबको ये कैसे कवर करेगा, इन सबको ये कैसे कवर करेगा? तो उसके लिए एक नया बिल लाना था, तो उसके लिए सरकार एक नया बिल लेकर के आई है, और ये कानून को आज के बैंकिंग तौर के अनुरूप बनाएगा, और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है, के साथ तालमेल बिठाया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ये क्या कानून है, किस लिए आ रहा है। ठीक, क्या कानून है और किस लिए आ रहा है। आपका यहां से सवाल बनेगा, औपनिवेशिक काल के लिए किस कानून को बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 से बदलने का प्रस्ताव है? तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 को बदलेगा, ये 2026 का कानून। चलिए, भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने बोन ओपन डबल्स का खिताब जीता है। भारतीय टेनिस जोड़ी रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने जर्मनी के बोन में बोन ओपन जो चल रहा था 2026 का, इसका चैलेंजर डबल्स का खिताब जीता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टेनिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतर टीम वर्क और निरंतरता दिखाते हुए चैंपियनशिप जीती, जिससे एटीपी चैलेंजर डबल्स इवेंट्स में भारत की मौजूदगी और मजबूत हुई है। इस जीत से उनकी एटीपी डबल्स रैंकिंग में सुधार होने, ये सब तो बढ़िया बढ़िया सी बातें हैं। आप देख ले रामकुमार नाथन के बारे में, कौन है ये? भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, सिंगल्स और डबल्स दोनों में माहिर है, डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप बताएंगे डेविस कप कहां पर खेला जाता है? ठीक है, पूर्व एटीपी टूर डबल्स खिताब विजेता है, अपनी दमदार सर्विस और आक्रामक खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। उसी तरीके से विजय सुंदर प्रशांत है, ये डबल्स के स्पेशलिस्ट है। हॉन्गजो ओपन 2024 में अपना पहला एटीपी टूर खिताब इन्होंने जीता था और भारत की डेविस कप टीम के नियमित सदस्य हैं। डेविस कप के बारे में आपको कमेंट्स में लिखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कब शुरू हुआ डेविस कप, ठीक है, और क्या हर साल होता है, इस तरह की बातें जो है आपको कमेंट्स में लिखनी। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है जो डीएससी A24 वो लॉन्च किया है। ठीक है, डीएससी A24 क्या है? ये एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जो कैटामरन हल है, इस कैटामरन हल वाला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, जिसे तटीय जल और बंदरगाहों में भारतीय नौसेना के पानी के नीचे के मिशनों में सहायता के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने कोलकाता के टीटागढ़ में भारतीय नौसेना के स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत पांचवें और आखिरी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी A24 को लॉन्च किया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जो पहल चल रही है उसके तहत इसको बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो नाम क्या है इसका? डीएससी A24 है, डीएससी A24 है। ठीक है, किस कंपनी ने इसको बनाया है? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने इसको बनाया है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने इसको बनाया है, जिसको टीआरएसएल भी कहते हैं। ठीक है, टीआरएसएल भी इसको कहते हैं। तो आज के आर्टिकल्स आपके इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।